बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आवर सब्जेक्ट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स, बेसिकली कॉर्डेट्स। हम जो है वो फाइलम पढ़ रहे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, बी ए ज़ूलॉजी फोर्थ का कोर्स है हमारा, और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 17 एंड द सिस्टम्स ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्फीबियंस के सिस्टम्स को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने जो है वो रेस्पायरेशन, उसके अंदर गैस एक्सचेंज का जो मैकेनिज़्म है उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हमने जो नेक्स्ट कंटिन्यू करना है दैट इज़ टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, मींस के इसके मज़ीद जो आगे सिस्टम्स हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमें जो बताई गई है दैट इज़ टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब इनके अंदर जो थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज़्म है उसको हमने देखना है। बेसिकली हम कहते हैं एम्फीबियंस आर एक्टोथर्म्स। व्हाट आर एक्टोथर्म्स? एक्टोथर्म्स हम कहते हैं वो एनिमल जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट एडजस्ट करते हैं। मीन्स के जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है उसी तरह से इनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है, देयर बॉडी टेम्परेचर कैन डिफ़र फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑन लैंड। मतलब जब तक ये पानी के अंदर है, अगर हम कहें दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल हीट सोर्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, के ये एक्सटर्नल हीट सोर्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं जब तक ये, क्योंकि आपको पता है कि ये एक जो है वो एम्फीबियंस दरमियानी कंडीशन में रह रहे हैं। ये वाटर में भी रहते हैं, ड्राई इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। तो जब तक ये वाटर के अंदर हैं तो आपको पता है वाटर जो है उसके अंदर हीट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये क्विकली हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी का, जिसकी वजह से एम्फीबियंस की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वाटर के इक्वल हो जाता है। लेकिन जब ये मसला तब होता है जब ये लैंड पर आता है, देयर बॉडी टेम्परेचर कैन डिफ़र फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑन लैंड, क्योंकि लैंड के अंदर जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन है वो जो है वो हीट एब्जॉर्बिंग नहीं है। जैसे वाटर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था उस तरह से इसके अंदर हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं है। तो उस वहाँ पर जाकर लैंड के अंदर इसको कुछ ना कुछ अडॉप्टेशंस लानी पड़ेंगी अपने अंदर, जिसकी बेस पर ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, मेनटेन कर सके अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। तो बेसिकली इसके अंदर जो अडॉप्टेशन है वो बिहेवियरल है। ठीक है, मेनली बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन इसके अंदर होती है। सबसे पहले जो है वो दी गई है दे कूल देयर बॉडी बाय एवेपोरेटिव हीट लॉस। ठीक है, कि अगर बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है तो ये एवेपोरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और आपको पता है एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग फिनोमेना, जिसकी वजह से इनकी बॉडी से हीट लॉस हो जाती है और नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और कुछ हमारे पास जो एम्फीबियंस हैं वो नॉकटर्नल हैं। नॉकटर्नल मींस के वो सारा दिन जो है वो डॉर्मेंसी में रहते हैं और सिर्फ नाइट के टाइम जो है वो एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट एट नाइट। तो आपको पता है नाइट में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता है, जबकि दिन का जो टेम्परेचर है वो सनलाइट की वजह से थोड़ा हाई रहता है। और लैंड का तो आपको पता है लैंड का टेम्परेचर हाई रहेगा। अगर ये बाहर निकलेंगे तो इनको अपना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा जो है वो क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए ये क्या करते हैं, नॉकटर्नल हो जाते हैं। नॉकटर्नल मींस कि ये सिर्फ और सिर्फ नाइट के टाइम एक्टिवेट होते हैं और सारा दिन जो है वो डॉर्मेंसी में रहते हैं। रिमेन इन कूलर बरोज और अंडर मोइस्ट लीफ लिटर ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। ठीक है, जो मुख्तलिफ तरह के एम्फीबियंस हैं वो दिन का जो टेम्परेचर होता है उससे बचने के लिए ज़्यादातर जो है वो लीफ लिटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, कूलर बरोज के अंदर जो है वो रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो अडॉप्टेशन ये है कि ये अपनी बॉडी को बास्किंग के ज़रिए से भी हीट दे सकते हैं। अगर इनकी बॉडी का टेम्परेचर लो है, जैसे कि सर्दियों का अगर जो है वो सीज़न है, विंटर सीज़न है, तो उस दौरान ये बास्किंग करते हैं सन के अंदर या फिर वार्म सरफेसेस में जाकर। मींस के सिंपल धूप में जाकर बैठ जाते हैं। धूप में बैठना दैट इज़ कॉल्ड बास्किंग। इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस एयर टेम्परेचर से ज़्यादा हो सकता है। मतलब एयर का टेम्परेचर जितना है उससे ये 100 डिग्री सेल्सियस अबव कर सकते हैं अपना टेम्परेचर बास्किंग के ज़रिए से। और उस दौरान क्या होता है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से इनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी हाई हो जाते हैं। हीट जो है वो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देती है। और ये मोस्टली तब बास्किंग करते हैं जब इन्होंने मील लिया होता है, खाना खाया होता है, उसके बाद फ़ौरन जो है वो बास्किंग करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, फ़ैट डेपोजिशन भी ज़्यादा होती है। और आपको पता है फ़ैट डेपोजिशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं एम्फीबियंस के अंदर। क्यों नेसेसरी हैं? क्योंकि ओबियसली आपको पता है इनके अंदर डॉर्मेंसी का एक पीरियड आता है। डॉर्मेंसी मतलब उस दौरान इन्होंने कुछ नहीं खाना होता है, कोई मील नहीं लेना, कोई काम नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इनएक्टिव ये होते हैं। उस दौरान इन्होंने जो है वो डॉर्मेंसी के दौरान जो इन्हें एनर्जी मिल रही होती है वो बेसिकली उन्हीं फ़ैट डेपोजिशन से मिल रही है जो इनकी बॉडी के अंदर फ़ैट स्टोर है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास थर्मल रेगुलेशन है। और इसके अलावा जो डेली और सीजनल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है एम्फीबियन के वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। एम्फीबियंस के अंदर जो टेम्परेचर की क्रिटिकल रेंज होती है, अगर हम सैलामेंडर्स की एग्जांपल ले रहे हैं तो उनके अंदर 2 से 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉडी का टेम्परेचर उनका
इनकी वाइड रेंज होती है कि वो इतना चेंज कर सकते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को। उसके बाद ए न्यूरॉन्स जिसके अंदर टोड्स फ्रॉग्स वगैरह आ जाते हैं, उनके अंदर जो है वो 3 से 41 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर की रेंज है कि इतना अपने टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं 3 से 41 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई इनका जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया थर्मल रेगुलेशन। उसके बाद हम एम्फीबियन के नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, नर्वस फंक्शंस की बात करेंगे। एम्फीबियन का जो ब्रेन है वो अदर वर्टिब्रेट्स जैसा ही होता है लेकिन लेस डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, ब्रेन की बात करें तो बेसिकली 3 एम्ब्रियोलॉजिकल सब डिवीजन से ये बनता है, 3 एम्ब्रियोलॉजिकल सब डिवीजन्स, और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है उसके अंदर ऑल्फैक्टरी सेंटर्स हैं, ऑल्फैक्टरी सेंटर्स जो कि स्मेल करने में हेल्प करते हैं, रीजन्स दैट रेगुलेट कलर चेंज, इसके अंदर कलर चेंज के ऑब्वियसली आपको पता है डिफरेंट एम्फीबियंस के जो है वो डिफरेंट कलर्स भी उनके अंदर उनका फिनोमेना है, तो कलर चेंज का जो फिनोमेना है वो फोर ब्रेन के अंदर पाया जा रहा है। इसके अलावा विजुअल फंक्शंस, विजुअल फंक्शन मतलब जो इनके ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उनकी जो फंक्शनिंग है वो फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक हो गया, और इस पार्ट को फोर ब्रेन का ये जो पार्ट है इसको हम टीलेनसेफेलोन भी कहते हैं। ठीक है, टीलेनसेफेलोन, अंडरस्टैंड, टीलेनसेफेलोन। उसके बाद मिड ब्रेन की बात करें, मिड ब्रेन कंटेन अ रीजन कॉल्ड द ऑप्टिक टेक्टम, इसके अंदर ऑप्टिक टेक्टम पाया जाता है जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और मोटर रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, इनिशिएट करता है, एसोसिएट सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड इनिशिएट मोटर रिस्पॉन्सेज एंड आल्सो प्रोसेस विजुअल सेंसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब जो लाइट की इन्फॉर्मेशन आ रही है आइज़ के अंदर, विजुअल सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो आ रही हैं देखने के लिए, वो भी जो है मिड ब्रेन के अंदर ही ऑपरेट हो रही होती हैं। उसके बाद हाइंड ब्रेन जो कि लास्ट पार्ट है, इसके अंदर मोटर कोऑर्डिनेशन होती है, हार्ट रेट को रेगुलेट किया जाता है और मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन भी इसी के अंदर कंट्रोल हो रही होती है। ठीक है, मींस के आप कह सकते हैं कि बेसिकली ये ऑटोमेटिक फंक्शंस जितने भी हैं एम्फीबियंस के उसको रेगुलेट कर रहा होता है। और हमने जैसे फोर ब्रेन को टीलेनसेफेलोन का नाम दिया, इसी तरह से मिड ब्रेन को हम जो है वो मीज़नसेफेलोन कहते हैं और हाइंड ब्रेन को हम रोम्बनसेफेलोन का नाम देते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसके जो है वो पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम जो है वो नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा मज़ीद डिस्क्राइब कर रहे हैं। मेड्यूला ओब्लांगेटा लाइज एट द बैक ऑफ द ब्रेन एंड जॉइंस द स्पाइनल कॉर्ड, इट कंट्रोल्स द ऑर्गन फंक्शन। जैसे हमने कहा था कि जो फोर ब्रेन है उसने कंट्रोल करने हैं ऑर्गन की फंक्शनिंग को, तो बेसिकली मेड्यूला ओब्लांगेटा कंट्रोल कर रहा होता है इनके अंदर। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स भी इनके अंदर एक्सटेंड हो रही होती हैं जो कि पूरी बॉडी से निकलती हैं, पूरी बॉडी की तरफ जा रही होती हैं ब्रेन से निकल कर। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है कि वो तमाम बॉडी के पार्ट से इंफॉर्मेशन को लेती है और ब्रेन को देती है, एंड फॉर्म द ब्रेन बैक टू द बॉडी। ठीक है, फ्रॉम द ब्रेन टू द बैक टू द बॉडी, मतलब ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर पूरी बॉडी को भी ट्रांसफ़र करती है। मतलब ये आप कह सकते हैं एक कनेक्शन का काम कर रही है बिटवीन ब्रेन एंड द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्पाइनल नर्व्स ब्रांच फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से और पूरी बॉडी के अंदर ब्रांचेस की सूरत में फैल जाती हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास कुछ सेंसरी फंक्शंस हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं सेंस ऑर्गन की सूरत में जो एम्फीबियंस के अंदर पाए जा रहे हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्किन दैट रिस्पॉन्ड टू हीट, कोल्ड एंड पेन। ठीक है, कि इनके अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि पूरी इनके एम्फीबियन की बॉडी के अंदर फैली होती हैं, जो कि जो है वो इनके अंदर जो है वो नर्व एंडिंग्स, बेयर नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि हीट को, कोल्ड को और या फिर पेन को रिस्पॉन्ड करती हैं। एम्फीबियंस हैव सिंगली और स्मॉल ग्रुपिंग ऑफ लेटरल लाइन सिस्टम। ठीक है, इनके अंदर लेटरल लाइन सिस्टम, क्योंकि ये फिशेस से एवॉल्व हुए हैं तो इनके अंदर किसी किसी के अंदर जो है वो लेटरल लाइन सिस्टम्स भी पाए जाते हैं दैट रिस्पॉन्ड टू लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस इन वाटर के। अगर जब तक इनके जो लार्वा होते हैं, आपको पता है वो वाटर के अंदर रह रहे हैं, एक्वेटिक सैलमेंडर्स भी होते हैं हमारे पास, इसी तरह से एडल्ट ए न्यूरॉन्स भी हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, तो उनके अंदर लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि एक्वेटिक एम्फीबियन के अंदर लेटरल लाइन ऑर्गन का सिस्टम मौजूद है जो कि स्मॉल ग्रुप्स की या सिंगली मतलब सिंगल भी हो सकता है। और ये जो पूरा लेटरल या फिर डॉर्सोलेटरल सर्फेसिस हैं बॉडी की, ये जो डॉर्सोलेटरल सर्फेसिस पर या फिर इनकी बॉडी के हेड के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और ये लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को रिसीव करता है। दे हैव कीमो रिसेप्टर इन द नेज़ल एपिथेलियम।
है नेक्स्ट है कीमो रिसेप्टर्स, जो कि बेसिकली केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करता है इन द नेज़ल एपिथेलियम एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ ऑन द टंग एंड ओवर द स्किन। ठीक है, माउथ के अंदर ये मौजूद है, टंग के ऊपर पाया जा रहा है और स्किन के ऊपर ये कीमो रिसेप्टर्स पूरे डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, जो डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स को भी रिसीव करते हैं। ऑल्फेक्शन जो है वो भी या फिर मेट की रिकग्निशन में भी ये यूज़ होते हैं। ठीक है, ऑल्फेक्शन मतलब डिफरेंट जो स्मेल होती हैं उसको ये रिसीव करते हैं, केमिकल की जो स्मेल है उसको रिसीव करते हैं ये कीमो रिसेप्टर, या फिर मेट की रिकग्निशन में हेल्प करते हैं। मेट क्या है, मीन्स के जिसके साथ इसने रिप्रोड्यूस करना है एम्फीबियन ने, उसकी रिकग्निशन में उसके अंदर ओबियसली कोई ना कोई केमिकल के सिग्नल्स होंगे, उसको ये रिसीव करेगा। उसके बाद ऑल्फेक्शन इज़ यूज्ड इन मेट रिकग्निशन एज वेल एज इन डिटेक्टिंग नॉक्सियस केमिकल एंड इन लोकेटिंग फूड। ठीक है, कि ये आपको बताया गया कि कीमो रिसेप्टर का काम क्या है। नेक्स्ट हमारे पास हमें विजन का बारे में बताया गया, इनके अंदर आइज़ पाई जाती हैं, विजन इनके अंदर जो है वो प्रॉपर होती है। विजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस इन एम्फीबियन बिकॉज दे आर प्राइमरीली साइट फीडर्स। ठीक है, क्योंकि ना ये देख के डिफरेंट फूड को, ये जो है वो प्रीडेटर हैं और डिफरेंट फूड को लेते हैं, तो ये जब फूड ले रहे हैं तो ओबियसली ये विजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब विजन के ज़रिए से जब ये देखते हैं तो इनके अंदर जो आइज़ हैं इनकी हेड की फ्रंट साइड पर पाई जाती हैं। आइज़ ऑफ जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं उनके अंदर क्या होता है कि आइज़ उनकी फ्रंट हेड के बिल्कुल फ्रंट साइड पर पाई जाती हैं, प्रोवाइडिंग बाइनोकुलर विजन एंड डेप्थ परसेप्शन। मतलब ये आसानी से किसी भी चीज़ को जो है वो दोनों आंखों से जो इमेज बनता है उसको देखते हैं और उसको परसेप्ट करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, और वेल डिवेलप्ड इमेज जो है वो इनकी आइज़ के अंदर बनता है और फिर ये अपने प्रे को आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। स्पेसिफिकली फ्रॉग्स वगैरह के अंदर अगर हम देखें तो उनकी जो आइज़ हैं वो फ्रंट ऑफ द हेड पाई जाती हैं, जो कि बाइनोकुलर विजन देती हैं। बाइनोकुलर विजन मीन्स के दोनों आंखों से एट अ टाइम एक इमेज बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा वेल डिवेलप होता है और जो है वो फ्रॉग का माइंड जो है, जो ब्रेन जो है उसे रिसीव करता है उस मैसेज को, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और फिर उस प्रे को कैप्चर कर लिया जाता है या उस फूड को कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक हो गया अदर। लेकिन जो कुछ और एम्फीबियंस हमारे पास हैं जैसे कि सैलमेंडर्स वगैरह, उनके अंदर लेटरल आइज़ पाई जाती हैं। लेटरल मतलब साइड्स पर मौजूद होती हैं, फ्रंट ऑफ द हेड नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से वो बाइनोकुलर विजन नहीं बना सकती। ठीक हो गया। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ आई की बात करेंगे। इनके अंदर जो आई होती है, द लोअर आई लिड इज़ मूवेबल एंड इट क्लीन्स एंड प्रोटेक्ट्स द आई। ठीक है, इनके अंदर जो लोअर आई लिड है एम्फीबियन के अंदर वो मूवेबल होता है, वेल डिवेलप। इनके अंदर सिंपल आई पाई जाती है, जो कि इनका जो लोअर आई लिड है मूवेबल है, वो ट्रांसपेरेंट होता है और आई को प्रोटेक्ट करता है, उसको क्लीन करता है, क्योंकि उसके ऊपर एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि आई को प्रोटेक्ट कर रही होती है। Frog's eye also work equally well in or out of water because the eye bulges out from the head and the frog can stay submerged while literally keeping an eye out for predators। ठीक है, कि मीन्स के पूरा का पूरा जो फ्रॉग की बॉडी है वो अंदर पानी के अंदर जो है वो सबमर्ज हुई होती है, लेकिन इसकी जो आइज़ हैं वो बाहर की तरफ निकली होती हैं, क्योंकि इसकी जो आई है वो प्रोट्रूड आउट होती है इसकी हेड की, इसके स्कल से जो है वो बाहर निकलती है। आई बॉल जो है वो रिट्रैक्ट आउट कर सकती है इसकी ऑर्बिट ऑफ स्कल से। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कि पूरी बॉडी इसकी वाटर के अंदर है, लेकिन सिर्फ आई बाहर की तरफ निकली हुई है, क्योंकि स्कल से जो है एक ऑर्बिट बनता है और फिर आई उससे बाहर की तरफ निकलती है। और फिर हालांकि इसकी पूरी बॉडी अंदर है, लेकिन फिर भी ये बाहर के इन्वायरमेंट पर नज़र रख सकते हैं कि कोई प्रीडेटर आता है या कोई प्रे आता है, उसके ऊपर ये अटैक कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि इनकी आई बाहर है और ये उनको उन चीज़ों को नोट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम आई का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये आपको आई का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, कॉर्निया है, लेंस है, सर्कुलर लेंस इसके अंदर मौजूद है, जो कि आइरिस के साथ अटैच हुआ है, और नीचे आपको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो आप कह सकते हैं मूवेबल, लोअर आईलिड जो है वो मूवेबल है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इसके कॉर्निया को कवर करके उसको साफ़ कर देती है, उसको क्लीन कर देती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा एम्फीबियंस की जो आई हैं उनके अंदर ऑर्बिटल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिसे हम लैक्रिमल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये ग्लैंड्स बेसिकली इसकी आई को लुब्रिकेट करते हैं और वॉश भी करते हैं साथ साथ। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो आई है फ्री फ्रॉम डस्ट रहती है, मतलब उसके अंदर डस्ट वगैरह नहीं जा सकती। और इसका आइज़ का जो लेंस है वो लार्जर होता है और राउंडेड होता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है लार्ज और राउंडेड है। प्रेजेंट इन द बैक ऑफ कॉर्निया अ फोल्ड ऑफ एपिथेलियम कॉल्ड आइरिस सराउंड्स द लेंथ। ठीक है, कि आइरिस जो है वो इसको सराउंड किया होता है। आइरिस कैन डायलेट और कंस्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल द साइज़ ऑफ प्यूपिल, मतलब ये जो प्यूपिल हमें बाहर की तरफ नज़र आता है, इसका जो साइज़ है ये कभी जो है वो एलोंगेट कर रहा होता है, कभी साइज़ कम हो रहा होता है। वो बेसिकली किसकी वजह से वो होती है, कंट्रैक्शन ऑफ आइरिस की वजह से। यहाँ पर एक मसल्स पाए जाते हैं दैट आर कॉल्ड प्रोटेक्टर लेंटिस मसल, जिसकी वजह से ये आइरिस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से जो
जो हमारा इसका जो लेंस है उसका साइज़ जो है वो डायलेट या कंस्ट्रिक्ट होता है। ठीक हो गया बेटा। तो ये इसके अंदर आपको स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना, इसकी लेयर्स की जो है वो लेयर्स नज़र आ रही हैं आइज़ की। आपको पता है आइज़ का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। आउटर इज स्क्लेरा, सेकंड वन इज़ कोराइड एंड अंदर जो पाई जा रही है दैट इज़ रेटिना। ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा इसका मज़ीद आपको डिटेल दिखाई गई है। आईलिड्स दैट कैन ब्लिंक प्रोटेक्ट द फ्रॉग्स आई फ्रॉम डस्ट एंड डिहाइड्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो लोअर आईलिड है वो मूव कर सकती है, जिसकी वजह से निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इसकी आइज़ को कवर कर देती है और उसकी वजह से इसकी डस्ट से बच सकता है, ये डिहाइड्रेशन से बच सकती है इसकी आई। In addition to upper and lower eyelid, a third transparent eyelid called a nictitating membrane covers the each eyeball and joints the lower eyelid। मतलब nictitating membrane जो है वो lower eyelid के साथ जुड़ी होती है और वो भी जो है वो आई को प्रोटेक्ट करती है। This membrane keeps the eyelid moist and protected from when it is in under water। ठीक हो गया। उसके बाद फ्रॉग्स हैव ईयर ड्रम्स, इनके अंदर ईयर ड्रम्स पाए जाते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है विच आर सर्कुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिहाइंड ईच आई। ठीक है, यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। बिहाइंड ईच आई जो है वो इसके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसके अंदर जो है वो ईयर ड्रम्स पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट वाइब्रेशंस को, डिफरेंट साउंड्स को जो है वो रिसीव करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम अकोमोडेशन ऑफ आई की बात करें। एकोमोडेशन ऑफ आई मींस के आई किस तरह से जो है वो लाइट को रिसीव करती है, किस तरह से आई लाइट को जो है वो प्रोसेस करती है, उसको हमने देखना है। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट अ फोकल पॉइंट ऑन द रेटिना इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है, कि जो लाइट आ रही होती है कॉर्निया से वो फोकल पॉइंट पर जाकर जो है वो मर्ज होती है रेटिना के अंदर। ठीक है, क्योंकि रेटिना ने ही ऑप्टिक नर्व्स तक मैसेज पहुंचाना है, तो वहाँ पर जो उसका अटैचमेंट पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन। लाइट रेज मूव फ्रॉम एयर इनटू द कॉर्निया। ठीक है, लाइट रेज जो है वो कॉर्निया से गुजरते हुए, एयर से गुजरते हुए कॉर्निया के अंदर आती हैं। फिर ये जो है वो रिफ्रैक्ट कर जाती हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ टू मीडिया बिल्कुल चेंज होता है। कॉर्निया से जब लाइट अंदर एंटर होती है, रेटिना के पास पहुंचती है, तो ओबियसली मीडियम चेंज हो गया है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट कर जाती है। रिफ्रैक्ट मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से लेंस की भी जो है वो मज़ीद उसकी लाइट की रिफ्रैक्शन को चेंज करता है। द आई ऑफ एम्फीबियन कैन फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कि जब आईज़ जो एम्फीबियन जब रेस्ट में हैं, कोई काम नहीं कर रहे, मतलब मूव नहीं कर रहे, उस दौरान उनकी जो आई है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर सकती है। लेकिन जब उन्होंने करीब की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, उस दौरान ये क्या करते हैं, उनके जो प्रोटेक्टर लेंटिस मसल्स होते हैं वो इनके लेंस को फॉरवर्ड मूव करवाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने नियर ऑब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, कि जब इनके प्रोटेक्टर लेंटिस मसल्स रेस्ट में होते हैं उस दौरान इनकी आइज़ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर फोकस करती हैं, लेकिन जब इनके प्रोटेक्टर लेंटिस मसल इनको जो है वो लेंस को फॉरवर्ड मूव करवाते हैं तो उस दौरान इनकी आइज़ नियर ऑब्जेक्ट्स पर ज़्यादा इजीली फोकस कर पाती हैं। और इसके अलावा इनके अंदर रॉड्स और कोन सेल्स भी पाए जाते हैं इनकी रेटिना के अंदर। और आपको पता है रॉड्स बेसिकली लो लाइट में एक्टिवेट होते हैं और कॉन्स डे लाइट में एक्टिवेट होते हैं। इट मीन्स कॉन्स का काम जो है वो डिफरेंट कलर्स को डिटेक्ट करना है, कलर्स को जो है ये डिटेक्ट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एम्फीबियंस जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं इजीली। ठीक है, इनके अंदर न्यूरोनल कनेक्शंस होते हैं रेटिना के अंदर, जिसकी वजह से ये फ्लाइंग इंसेक्ट, प्रे वगैरह, शेडो ऑफ प्रीडेटर, बैकग्राउंड मूवमेंट, हर तरह की मूवमेंट को ये ईजिली रिसीव कर पाते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये अकोमोडेशन ऑफ आई थी। नेक्स्ट हमने देखना है, इसके अलावा हम देख रहे हैं ए न्यूरॉन्स जो हैं उनके अंदर अगर हम ईयर की बात करें, ठीक है, ईयर्स की हमारे पास, हमने अकोमोडेशन ऑफ आई को डिस्कस किया। अब हम ईयर्स की बात कर रहे हैं। जो हमारे एम्फीबियंस हैं उनके अंदर ईयर्स भी मौजूद होते हैं। ईयर का जो स्ट्रक्चर है, हम कह रहे हैं कि ये ऑडिटरी सिस्टम जो एम्फीबियन का है वो वेल अडॉप्टेड है फॉर लैंड। इट ट्रांसमिट बोथ सबस्ट्रेट बोर्न वाइब्रेशन एंड एयर बोर्न वाइब्रेशन। मतलब ये सबस्ट्रेट बोर्न वाइब्रेशन और एयर बोर्न दोनों वाइब्रेशन को इजीली रिसीव कर सकता है। इसके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, मिडल एयर पाया जाता है और इसके साथ साथ इनर एयर भी इसके अंदर मौजूद है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, बेसिकली पीस ऑफ इंटेगुमेंट है जो कि कार्टिलेजिनस रिंग के ऊपर स्ट्रेच कर रहा होता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग जो इनकी स्कल के अंदर पाया जा रहा है उसके ऊपर पीस ऑफ इंटेगुमेंट है। मिडल एयर इज़ प्रेजेंट बीनीथ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मिडल एयर बिल्कुल जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली एयर के अंदर जितनी भी वाइब्रेशंस आ रही होती हैं उसको रिसीव करता है और मिडल एयर को ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, बोन ऑफ मिडल एयर कॉल्ड स्टेपीस, जिसे हम कोलुमेला का नाम भी देते हैं। स्टेपीस का सेकंड नेम है कोलुमेला।
टच द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, मींस के ये जो मिडल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और जो मिडल एयर है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू स्टेपीज़। ईयर रिसीव्स 2 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बेसिकली ये जो स्टेपीज़ है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन को इनर एयर में ट्रांसमिट कर देती है। और ये जो वाइब्रेशंस हैं ये 2 तरह की होती हैं, एक कुछ होती हैं हाई फ्रीक्वेंसी और कुछ लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन है। हाई फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशन है वो 1000 से 5000 हर्ट्ज़ तक हो सकती हैं, और जो लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस हैं वो 100 से 1000 हर्ट्ज़ तक की होती हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन है बेसिकली ये एयर से आ रही होती है, ये एयरबोर्न वाइब्रेशन है। दीज आर ट्रांसमिटेड टू द इनर एयर थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वाइल लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस आर सबस्ट्रेट बोर्न वाइब्रेशन, मतलब जो सबस्ट्रेट से आ रही होती हैं और ये फ्रंट अपेंडेजिस के ज़रिए से जो है वो या पेक्टोरल गर्डल के ज़रिए से इनर एयर के अंदर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और अपर कुलम इसको रिसीव करके जो है वो सेकेंडली जो है वो इनर एयर तक ट्रांसमिट करता है, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद ए न्यूरन्स के अंदर अगर हम इनकी कंट्रोल ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी की बात करें, ए न्यूरन्स जिनके अंदर फ्रॉग वगैरह आ जाते हैं इनके अंदर अपर कुलम जो है वो ये लॉक कर सकते हैं विद एंड स्टेपीज़ विद मसल। अपर कुलम जो है वो आपके पास एक इसके अंदर मेम्ब्रेन है, एक कवरिंग है। द ए न्यूरन्स कैन लॉक अपर कुलम एंड स्टेपीज़ विद द हेल्प ऑफ मसल्स, थस दे कैन स्क्रीन आउट हाई और लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स, ठीक है। ये अपर कुलम और स्टेपीज़ को एक दूसरे के साथ लॉक करके हाई और लो फ्रीक्वेंसी साउंड को जो है वो आप कह सकते हैं स्क्रीन आउट करते हैं, उसकी छांटी करते हैं कि कौन सी लो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हैं और कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड हैं। अब जो लो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हैं या हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड हैं उनकी ओबियसली सिचुएशन डिफरेंट सिचुएशन में वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। जैसे हम कहते हैं मेटिंग कॉल्स जो होती हैं, मेटिंग कॉल्स जो फ्रॉग प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट देयर मेट, ठीक है, कि अपनी मेट को कॉल करने के लिए वो मेटिंग कॉल प्रोड्यूस करते हैं, वो बेसिकली जो कॉल्स होती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं। इसी तरह से ब्रीडिंग सीजन में ये कॉल्स हो रही होती हैं। और कुछ साउंड्स हमारे ऐसे हैं एम्फीबियंस के अंदर जो कि लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जो कि वार्निंग ऑफ प्रीडेटर्स के लिए यूज़ होते हैं, मतलब प्रीडेटर को वार्न करने के लिए जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। ए न्यूरन्स यूज़ हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड इन डिफरेंट सिचुएशन, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि जो हमारी मेटिंग कॉल्स हैं जो ब्रीडिंग सीजन में हो रही होती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं, और जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड हैं वो वार्निंग ऑफ प्रीडेटर जिसे हमने कहा वो बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी की साउंड है। सैलमेंडर्स लैक अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सॉरी अब इसकी हमने जो है देखना है कि सैलमेंडर्स के अंदर जो ईयर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो हमने ए न्यूरन्स की बात की थी जो कि फ्रॉग्स की एग्जांपल थी। सैलमेंडर्स लैक अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मिडल एयर, उनके अंदर ना ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना ही मिडल एयर होता है। दे लिव इन स्ट्रीम्स, पोन्ड्स, केव्स, बीनीथ द लीफ लिटर, और इनके अंदर कोई मेटिंग कॉल्स नहीं होती। मेटिंग कॉल सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग्स के अंदर ही होती हैं, और इसलिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को ही जो है वो हेयर करना होता है, सुनना होता है, जो कि सबस्ट्रेट बोर्न वाइब्रेशन है। तो इसीलिए इनके अंदर स्कल के अंदर इनके स्टेपीज़ और इनर एयर पाया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वगैरह मौजूद नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर कोई मेटिंग कॉल्स नहीं होती, इसलिए सिर्फ और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी साउंड को ही रिसीव करती हैं। इसके अलावा इनर एयर ऑफ एम्फीबियन हैव सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। इनर एयर जो है वो एम्फीबियंस का उसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी मौजूद होती हैं। दीज कैनाल्स कैन डिटेक्ट रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट्स को ये डिटेक्ट करती हैं। ओबियसली हमारे जो एयर्स हैं उसके अंदर भी जो आपको पता है फ्लूइड होता है, जो कैनाल्स पाई जाती हैं वो हमारे बैलेंस को मेनटेन कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह से इनके अंदर भी रोटेशनल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल मौजूद होती हैं। सेंसरी पैचेस को डिटेक्ट करती हैं। ग्रेविटी का जो चेंज आता है, एक्सेलरेशन का चेंज आता है, उसको ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो डिटेक्ट कर रही होती हैं। ठीक हो गया बेटा। अब हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है फ्रॉग की आई का या एम्फीबियन की ईयर का। ये टिम्पैनम नज़र आ रही है, जिसे हमने कहा था कि ये एक पीस ऑफ इंटेगुमेंट है जो कि कनेक्टेड होती है कोलुमेला के साथ, जो कि मिडल एयर की मेम्ब्रेन जो है वो बोन है, दैट इज़ स्टेपीज़, ठीक है। और ये आपको इनर एयर नज़र आ रहा है जिसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। सेंसरी पैचेस फॉर लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स, ठीक है, सेंसरी पैचेस फॉर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स मींस के हाई और लो फ्रीक्वेंसी साउंड को रिसीव करने के लिए डिफरेंट पैचेस हैं, ठीक है। ओपरकुलम आपको नज़र आ रहा है। तो ये डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके इनर एयर के अंदर मौजूद हैं। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारा जो है वो इसके एयर का स्ट्रक्चर है। होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी मुश्किल हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।